भविष्य, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है आज आप क्या करते हो। महात्मा गांधी ने ये बात कही है और एकदम सटीक है हर परिप्रेक्ष्य में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है, फॉर्मर एजीएम आरबीआई। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 20 प्रश्न। ये पार्ट 9 है इस सीरीज का। पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा था, फिशर इफेक्ट कौन सी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इसको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिशर इफेक्ट ये बहुत सिंपल है समझने के लिए और आप शायद इसको जानते भी होंगे, लेकिन आपको ये ना मालूम हो कि ये फिशर इफेक्ट कहलाता है। तो फिशर इफेक्ट दिखाता है रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल रेट्स में रिलेशनशिप। जो नॉमिनल रेट्स होते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। तो मैंने बहुत बार आपको जीडीपी की कैलकुलेशन में एग्जांपल लेके बताया होगा कि अगर सेम अमाउंट ऑफ कारें बढ़ रही हैं देश में, लेकिन जीडीपी बढ़ जाता है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उन कारों के प्राइस बढ़ जाते हैं और कार के प्राइस कितने बढ़ते हैं? इन्फ्लेशन के बराबर। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट वो रेट है जो इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में लेता है, जबकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिए बगैर होता है। आरबीआई एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द सिंगापुर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें फास्ट पेमेंट होंगे यूपीआई और पे नाउ को मिला के। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये जो लिंकेज है वो यूजर को एनेबल करेगी कि वो दोनों सिस्टम्स जो हैं उसमें फंड ट्रांसफर कर सकेगा आसानी से। यस, फॉर फंड ट्रांसफर जो यूपीआई यूजर्स हैं उनको पे नाउ सिस्टम का भी यूजर बनना होगा। नहीं, ऐसा होगा तो फिर फायदा ही क्या है ये सिस्टम को मर्ज करने का? तो ये तो गलत है। द लिंकेज इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज, ये सेकेंड हाफ ऑफ 22 में ऑपरेशनलाइज की जाएगी। ये स्टेटमेंट ठीक है। और एग्जाम बी की जो जनरल अवेयरनेस की कवरेज है, क्योंकि हम बार बार बात बोल रहे थे कि जनरल अवेयरनेस आपका 40% ऑफ द फेज 1 एग्जाम है। बाकी सेक्शन में अगर आप कट ऑफ निकाल लेते हो, जनरल अवेयरनेस में स्कोर कर लेते हो, तो आपका फेज 1 निकल गया। सुशील सर ने ये वीडियो बनाया कि देखिए किस तरीके से हमने जनरल अवेयरनेस कवर की हुई है। और बीपीडीएम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पढ़ने तो आपको पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम लेके आ रहे हैं डेली बीपीडीएम। अब डेली डोज लीजिए, स्मॉल डोजेज आप लेंगे, उसके बाद आपको वीकली रिवाइज कीजिए और उसके बाद मंथली रिवाइज कीजिए। ये बीपीडीएम को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल है। आराम से जिस समय आपको पढ़ना है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके फोन में व्हाट्सएप आ रहे हैं, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं उनको दूर रखिए। चाहे आप फोन से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए अपनी पढ़ाई का। देखिए जैसे मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं आ रहा होगा या इंस्टाग्राम नहीं आ रहा होगा, लेकिन नहीं, अभी तुमने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखा हुआ है। इस समय मेरा केवल और केवल फोकस है कि ये मैं वीडियो अच्छा से अच्छा बनाऊं, ये बात मैं आपको समझा पाऊं जो मैं इन क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं। तो बीपीडी आप डाउनलोड कीजिए, अब डेली डोज मिल रही है आपको। कौन सा एक एग्जांपल है पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का। पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जिनको आप दिन रात एक्टिवली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज रेट फंड है, तो यहाँ पे डेली एक्टिविटीज होंगी। म्यूचुअल फंड में आपने एक बार पैसा डाल दिया। गोल्ड ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज रेट फंड्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, प्रीफर्ड शेयर्स। तो शेयर में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में कहीं भी पैसा डाल रहे हैं तो आप एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपने ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में डाल दिया, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल और हो सकते हैं जैसे कि सारे कंपनी के शेयर खरीद लिया आपने। बेसिकली आप कॉपी कर रहे हैं मार्केट को। अगर आप सारे कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका भी पोर्टफोलियो बढ़ेगा, नहीं तो पोर्टफोलियो गिरेगा। अब इसमें जो रिस्क बन जाता है पैसिव इन्वेस्टमेंट में, केवल रिस्क रह जाता है मार्केट रिस्क, यानी कि पूरी मार्केट गिर रही है तो आपकी भी गिर जाएगी पोर्टफोलियो। और स्ट्रेटजी होती है कि खरीदने के बाद होल्ड कर लो, मिनिमम इंटरवेंशन करना होता है पोर्टफोलियो में। ये ज्यादा एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग कही जाती है, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हो। और इसका यहाँ पर आंसर है गोल्ड ईटीएफ्स। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो ऑपरेशनलाइज किया गया जनवरी 2021 में 250 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन करके आरबीआई द्वारा, टोटल कंट्रीब्यूशन पीआईडीएफ में कितना हो गया है एज ऑन मार्च 31? इसका करेक्ट आंसर है 799 करोड़। और इसमें आरबीआई के अलावा जो ऑथराइज कार्ड नेटवर्कर्स हैं, कार्ड इश्यूइंग बैंक हैं, उनके थ्रू भी पेमेंट कंट्रीब्यूशन आया हुआ है। और सब्सिडीज डिप्लॉय की गई हैं पॉस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टीयर 2, टीयर 6 सिटीज में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और जो पीएम स्वनिधि के टीयर 1, टीयर 2 के बेनिफिशियरी ने, वो भी इसमें कवर किए गए हैं। इस पर एक जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है,
वो चेयर की गई डिप्टी गवर्नर मिस्टर रविशंकर द्वारा 1.18 करोड़ न्यू टच पॉइंट डिप्लॉय कर लिए गए हैं अगेंस्ट टारगेट ऑफ 90 लाख पॉइंट्स। एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम होती है जो शेड्यूल्ड बैंक को इमरजेंसी में सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से फंड लेने की फैसिलिटी है जब एक्सट्रीम कैश शॉर्टेज हो जाए। और ये जो शॉर्टेज ऑफ फंड में मिलता है पैसा, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलता है, बैंक को अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलता है। इसका नाम क्या है तो आपको शायद पता होगा, ये बहुत बार डिस्कस हुआ है। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। रेपो से अलग है ये, क्योंकि रेपो के केस में क्या होता है कि आपको ऐसा कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर एक लिमिट है 2% ऑफ एनडीटीएल, मैक्सिमम 2% ऑफ द एनडीटीएल ही पैसा आरबीआई आपको देगा, और ये देगा एक्सट्रीम शॉर्टेज में। जबकि रेपो केस में जो भी रेपो रेट है उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक ले सकता है। रेपो में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी होती हैं, क्योंकि रेपो का फुल फॉर्म क्या है, रीपरचेज। तो पहले बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, और जब वो बेचते हैं उन्हें क्या होता है, पैसा मिलेगा अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और उसमें ये बोल रहे हैं बेचते वक्त कि हम इसको फ्यूचर में आपसे लेंगे तो एक रीपरचेज करेंगे। तो वो रीपरचेज का रेट पहले से दिया गया है, वो आपका इंटरेस्ट है। एमएसएफ का जो रेट है वो रेपो से अलग होता है, और ये ओवरनाइट एक दिन के लिए यानी कि एक रात के लिए ही आरबीआई से फंड लिए जा सकते हैं रेपो में। करंट अभी जो रेट है वो है 5.15, तो रेपो के मुकाबले ये महंगा है। एक्सट्रीम सिचुएशन में बैंक यूज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही स्टेटमेंट है काउंटर साइक्लिकल लैंडिंग एंड प्रो साइक्लिकल लैंडिंग के बारे में? तो बिजनेस साइकिल थ्योरी के हिसाब से कोई भी इकोनॉमिक क्वांटिटी, पहला स्टेटमेंट, इकोनॉमिक क्वांटिटी जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के, उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिकल। हाँ, ये तो सही है। और बैंक जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के दौरान लेंडिंग रेट हाई रख लेते हैं और बफर बढ़ा देते हैं। देखिए, ये आपने कब देखा कि लेंडिंग रेट हाई कर लेते हैं? जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। अगर आप करंट सिचुएशन में भी इस बात को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इस समय तो इकोनॉमी में काफी प्रॉब्लम चल रही है, इसके बावजूद भी लेंडिंग रेट हाई किया हुआ है। क्योंकि ये तो डिपेंड करता है मार्केट पे, डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक पे, डिपेंड करता है देश की मॉनेटरी फिस्कल सिचुएशन क्या है। तो इसमें इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इसलिए लेंडिंग रेट हाई किए जा रहे हैं, जबकि कोई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं चल रही है। और ये कहना भी गलत होगा कि जब लेंडिंग रेट हाई होता है तभी बैंक अर्न करता है, क्योंकि जब लेंडिंग रेट हाई होगा तो डिपॉजिट पे भी रेट हाई हो जाएगा। बैंक तो एक्चुअली अपने मार्जिन पे हाई करता है, अर्न करता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वांटिटीज दैट टेंड टू इंक्रीज व्हेन द ओवरऑल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन आर क्लासिफाइड एज काउंटर साइक्लिकल। हाँ, तो ये भी सही है, क्योंकि काउंटर साइक्लिकल अगर आप फाइनेंस में देखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड सही आंसर हो गए। कोई भी इकोनॉमिक क्वांटिटी जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, वो प्रो साइक्लिकल कहलाती है। यानी कि जब कोई भी इकोनॉमी सपोज ओवरऑल ग्रो कर रही है तो उसके साथ कोई चीज और ग्रो कर रही है तो प्रो साइक्लिकल हो गया। और काउंटर साइक्लिकल क्या है? वो क्वांटिटी जो तब इंक्रीज कर रही है जब इकोनॉमी नीचे गिर रही है, वो काउंटर साइक्लिकल है। और जो प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी में हम जो उसका मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। इट रिफर्स टू एनी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट कुड मैग्नीफाई इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन। और कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम कर सकती है, उसको यहाँ पर हम काउंटर साइक्लिकल बोलते हैं। तो तब बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या काउंटर साइक्लिकल मेजर्स लिए। प्रो साइक्लिकल जो है वो काउंटर साइक्लिकल का अपोजिट है। आरबीआई का जो कैपिटल रिजर्व्स है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं? मेजर चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं, ये तो नहीं है। कंटिजेंसी फंड, करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व फंड, एसेट डेवलपमेंट फंड, हाँ ये सब सही हैं। ये देखिए आरबीआई की बैलेंस शीट यहाँ पे। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? जो हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को, कोई भी सडन रिस्क हुआ, कोई भी लिक्विडिटी शॉर्टेज है मार्केट में, तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड बनाया हुआ है आरबीआई ने। और रिवोल्यूशन रिजर्व्स होते हैं, जैसे जो एसेट्स का रिवोल्यूशन हो रहा है, गोल्ड का रिवोल्यूशन हो रहा है, या आपके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसका भी रिवैल्यू कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, उसमें डाला जाता है इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट और एफसीवीए। ओम्बड्समैन कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे सकता है एज पर द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम? तो इसका सही आंसर है 20 लाख। एक पर्टिकुलर मतलब एक केस में ओम्बड्समैन जो है 20 लाख तक का कंपनसेशन दे सकता है। अगर वो किसी पार्टी को कंपनसेट कराना है, वो पावर है ओम्बड्समैन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा लिमिट है कि कितने अमाउंट का डिस्प्यूट हैंडल कर सकता है। अभी अगर डिस्प्यूट 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का है, उसकी कोई बात नहीं है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट कंपनसेशन जो देगा, जो पेनल्टी लगाएगा, तो एक को पेनल्टी लगा, दूसरे को कंपनसेशन मिलेगा, वो मैक्सिमम 20 लाख तक हो सकती है। इसके
एडिशन में, कंपनसेशन के एडिशन में ओम्बड्समैन 1 लाख का जो और है कंपनसेशन दिला सकता है, जो कंप्लेनेंट का टाइम गया है और जो एक्सपेंस हुए हैं, जो हैरेसमेंट हुआ है उसके लिए। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में डिफरेंस क्या है, तो आप ये स्टेटमेंट को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं सीधे आंसर पे आता हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो जो नेट एनपीए होते हैं, नेट एनपीए कैसे निकाले जाते हैं, ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजनिंग को माइनस कर दो आप, तो आपका निकल गए नेट एनपीए। क्योंकि जब एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मालूम है कि इसमें नुकसान हो सकता है बैंक को, तो बैंक उसके लिए प्रोविजनिंग करके रखता है, यानी कि कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से साइड करके रख लेता है, वो प्रोविजनिंग होती है। तो जो अब नेट एनपीए बचे हैं, तो ग्रॉस माना किसी बैंक के पास 10,000 करोड़ एनपीए था, अब 10,000 करोड़ का यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, उन्होंने बोला इसमें से हम क्या कर लेते हैं 5,000 करोड़ का प्रोविजनिंग करके रख लेते हैं। तो अब जो नेट एनपीए वो 5,000 करोड़ नेट एनपीए रहा, क्योंकि 5,000 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट से साइड करके रख लिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, ये 5 ऑप्शन है आपके पास, और सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्रोक्योरमेंट करने के लिए। इंडिया में 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिससे कि गवर्नमेंट जो है एक ओपन और ट्रांसपेरेंट ढंग से प्रोक्योरमेंट कर सके। नाबार्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई है, शायद ये तो आपको सभी को मालूम होगा, सिंपल क्वेश्चन है। प्रेजेंट चेयरमैन जो है नाबार्ड के देवाशीष पांडा है, आपको ये तो याद होना चाहिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। नाबार्ड का जो फॉर्मेशन है अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ 61/1981, और नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ 12 जुलाई 82 को, ये बात भी एकदम सही है। और करंट चेयरमैन है GR चिंताला। देवाशीष पांडा जो है वो चेयरमैन है IRDA के, इरडा के। निम्न में से कौन सा करेक्ट है, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1.5 डिग्री सी रिपोर्ट कॉल्स फॉर ग्लोबल कार्बन एमिशंस टू रीच नेट जीरो बाई 2030। तो 2030 तक नेट जीरो करना है ग्लोबल कार्बन एमिशंस को, इस रिपोर्ट के हिसाब से। आपको नहीं लगता ये कुछ बहुत ही एम्बिशियस टारगेट हो गया, कार्बन एमिशंस को, नेट कार्बन एमिशंस को जीरो करना 2030 तक, 8 साल कुल बचे हैं। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस है, शायद सही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें बहुत सारा फ्यूल बर्न करना पड़ता है। सेबी एक ने इंट्रोड्यूस किया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ द ग्रीन बॉन्ड्स इन 2017। ये बात भी एकदम सही है, तो इसका आंसर हुआ पहला, क्योंकि 2050 तक नेट जीरो करने का एम है एज पर द IPCC 1.5 डिग्री रिपोर्ट। और इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट करती है 40% ग्रीन हाउस एमिशंस इंडिया में। ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं जो गवर्नमेंट और जो दूसरी एंटिटीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में लाके भी हो सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, इसमें पैसा रेज कर सकते हैं इन बॉन्ड से, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका एम है कार्बन एमिशंस कम करना। इंडिया में उसमें 2017 में सेबी ने इन्हें अप्रूव कर दिया था, और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इशूअर है ग्रीन बॉन्ड्स का आफ्टर चाइना। अभी तक क्यूमुलेटिवली $10 बिलियन के बॉन्ड इशू कर लिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक सेक्टर ने मिला के इंडिया में। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो जो बजट है, इस बार के बजट में अनाउंस किया, वो ग्रीन सोवरेन बॉन्ड इशू करेंगे। कौन सी सिचुएशन, जो नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सी सिचुएशन डिस्क्राइब करती है जब इन्फ्लेशन गिर रहा है, जबकि गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। आप समझ रहे हैं, इन्फ्लेशन पॉजिटिव है मतलब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट नहीं रही है। जब तक इन्फ्लेशन 1% 2% कुछ भी पॉजिटिव है तो उसका मतलब महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने की दर गिर रही है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन गिर रहा है, पॉजिटिव है लेकिन। और डिफ्लेशन मतलब होता है डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जब इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया तो डिक्रीज इन प्राइस लेवल कब होगा, जब इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाएगा, उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मैंने अलग से एक वीडियो में आपको बताया था ना, किस तरीके से वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, वो हाइपर इन्फ्लेशन है। निम्न में से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, एक फॉरेन सब्सिडियरी द्वारा जो डिविडेंड पे किया गया होम कंट्री के इन्वेस्टर्स को, तो बिकॉज ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ ही जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को HDFC बैंक ने इंडिया में डिविडेंड दिया। अब देखिए इंडिया का, इंडिया में, इंडिया की कंपनी है और इंडिया में ही इन्होंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो ये क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। इंटरेस्ट अगर हमने पे किया IMF के लोन पे तो ये तो बिल्कुल आएगा, और इम्पोर्ट अगर किया है कोई भी तो वो भी आएगा। इसमें बी करेक्ट आंसर हो गया। कौन निम्न में से 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है। 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको इवन बुक्स में मिल जाएंगी, ये है 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर IITs नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें आती है कोल, क्रूड,
नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। सेक्शन 23 ऑफ बीआर एक्ट निम्न में से किससे रिलेटेड है? सेक्शन 23 ऑफ द बीआर एक्ट। तो क्योंकि ये अभी न्यूज में था और मैं आपको बोलता हूं आपको बीआर एक्ट नहीं पढ़ना, आरबीआई एक्ट नहीं पढ़ना, लिमिटेड चीजें पढ़नी है बुक से। ये अभी न्यूज में था। ओपनिंग ऑफ न्यू ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ द बिजनेस, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ये न्यूज में था। देखिए आरबीआई ने जो उनको अलाउ किया है डोर स्टेप बैंकिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, कि वॉलंटरी बेस पे डोर स्टेप बैंकिंग अपने कस्टमर को दे सकते हैं, इसमें जिक्र हुआ है सेक्शन 23 ऑफ द बीआर एक्ट। इवन न्यूज़पेपर में भी जब ये न्यूज आई थी, 8 जून की न्यूज है। कौन सा निम्न में से एक करेक्टरिस्टिक नहीं है एथिकल डायलेमा का? एथिकल डायलेमा जब एक से ज्यादा एक्शंस या प्रिंसिपल्स हो, ऐसी सिचुएशन तो बहुत बार आएगी लाइफ में आपको। इसमें एथिकल डायलेमा नहीं है। ये एक मैनेजमेंट सिचुएशन हो सकती है, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। नेसेसिटी ऑफ मेकिंग ए चॉइस, अब आपको चॉइस करनी है। इसमें एथिकल डायलेमा कहाँ है? कई बार आपको एक एक्शन लेना ही लेना है जब आइडियल रिजोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ऐसा भी बहुत बार होता है। जब चॉइस राइट और रॉन्ग में चूज करना, ये एथिकल डायलेमा हुआ। राइट और रॉन्ग में चूज करना, ये सारे एथिकल डायलेमा के कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं। टफ चॉइसेस, नेसेसिटी ऑफ टेकिंग ए डिसीजन, ये सब तो कितनी सिचुएशन में आ सकता है आपको। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है निम्न में से कौन कौन? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट बनी है फाइनेंस करने के लिए। लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, बिल्कुल। और रिस्क को कम करती है। रिस्क तो ट्रांसफर होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, ये सही है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंफॉर्मेशन भी पास होती है फाइनेंशियल मार्केट के माध्यम से। तो ये चारों सही है स्टेटमेंट। आंसर हो गया ई। निम्न में से कौन से ईयर में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम टफ है या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब निकालना मुश्किल है, तो आपको शायद ज्यादा क्लोज हैंड होल्डिंग की जरूरत है। एक्सट्रीम भी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन में आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं, आपको फेस टू फेस अपॉर्चुनिटी है फैकल्टी से बात करने की, और आपका जो ग्रुप बनता है, स्टडी ग्रुप बनता है, ये आपको हेल्प करता है आपकी प्रोग्रेस में। आपको ज्यादा डिटेल जाननी है तो एक्सट्रीम बी पे देखिए। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन अकेला प्रोग्राम है इंडिया में जो हम करते हैं। 2013 में डीबीटी शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आधार का यूज करते हुए, क्योंकि आधार एक बहुत बड़ा इनेबलर था इसमें। निम्न में से कौन सी स्कीम ने मिड डे मील को रिप्लेस कर दिया है? तो इसका सही आंसर है पीएम पोषण शक्ति। अब जो मिड डे मील स्कीम है उसका नाम कर दिया है पीएम पोषण शक्ति। इसमें करीब 24 लाख स्टूडेंट को प्री प्राइमरी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल से ऐड किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है इस बजट के लिए 22-23 के लिए, कितना टारगेट है और उसमें से कितना ऑलरेडी अचीव कर लिया है एलआईसी के आईपीओ द्वारा? एलआईसी के आईपीओ से बहुत फायदा हुआ था। तो टारगेट है इस बार 65,000 करोड़, और उसमें से एलआईसी के आईपीओ द्वारा 21,000 करोड़ रुपया अचीव कर लिया गया। क्योंकि एलआईसी में गवर्नमेंट ने किया क्या, 3.5% स्टेक बेचा। एलआईसी ने पहली बार अपना शेयर पब्लिक को बेचा। आईपीओ तो पता ही है ना आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफर बहुत बड़ा आईपीओ लेके आया था। और खास बात यह है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया। ये पहले 1.75 लाख करोड़ था पुराने बजट के हिसाब से, बट इस बार इसको 78,000 कर दिया, ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया। तो आप जो लोग कई बार ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि ये प्राइवेटाइज होगा, वो प्राइवेटाइज होगा, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन तो रुक सा गया है, तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट भी इसको रियलाइज कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन हर चीज का इतना आसान नहीं है। एलआईसी से प्राइवेटाइज नहीं हुई है, देखिए 3% शेयर बेचा, 3.5% शेयर बेचा है। तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है कि अपने जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज है उनमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट का शेयर बेचने के बाद ये डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट अचीव कर ले। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपको आंसर करना है। जो शिवम है वो अपने एक एम्प्लॉय को प्रमोट करना चाहता है एक नई प्रोडक्शन टीम को लीड करने के लिए। तो वो जो प्रमोट करना चाहता है एम्प्लॉय को, उसका जो है एलपीसी लो है। कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए एम्प्लॉय के अंतर्गत लो एलपीसी होने के लिए? तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जो इफेक्टिव है फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन में मैनेज करने के लिए, जो इफेक्टिव है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, जो इफेक्टिव है अर्ली स्टार्ट देने के लिए, जो इफेक्टिव है वेरियस असाइनमेंट देने के लिए, और जो इफेक्टिव है बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए। कौन सा सही आंसर है अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। प्लीज अपना आंसर कमेंट कीजिए। आप ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे आप ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1,000 वर्ड्स।
आप सुन रहे हैं वो ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। और हम अकेले, एग्जाम भी अकेला ऐसा चैनल है जो आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री देता है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब को समझ में आता है, बहुत जरूरी है मेरे लिए। आई नीड योर हेल्प। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।